Hello everyone, welcome to our video lecture series of environmental science, and you are watching chapter 1, Introduction to the Environment. So let's start with one new topic. तो यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में समझे थे, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर के बारे में। उनको डिटेल में हमने स्टडी किया और आज हम बात करने वाले हैं इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब कि वो जितने भी हमारे स्फीयर्स थे उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है और वो रिलेशन से एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगी उसके बारे में समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर आर फोर मेजर एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स। आपको पता ही है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। जो आपने बाकी के जो स्फीयर्स देखे थे वो सब एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स थे, राइट। एक्सोस्फीयर, जो भी थे दूसरे, जैसे कि ये स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, है ना, वो सब एटमॉस्फेयर के पार्ट थे। फिर आता था हमारा हाइड्रोस्फीयर, देन लिथोस्फीयर और लास्ट में बायोस्फीयर के बारे में समझे। तो यहाँ पे a schematic representation of four environmental components and their relationship is shown in the figure। जो आपने आगे फिगर देखी उसमें उनके रिलेशन के बारे में समझाया है। मैं आपको अगेन वो फिगर दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। The circle represents the sphere and the curve arrows indicate the flow path of matter। सर्कल जो भी हमने दिखे थे वो सब स्फीयर दिखा रहे हैं और जो भी एरो अंदर दिखाए हुए वो उसका पाथ दिखा रहे हैं कि कौन से डायरेक्शन से कौन से स्फीयर से किसमें स्फीयर में इफेक्ट आ रही है वो। देयर इज अ क्लोज डायनेमिक inseparable organic coupling or interrelationship among the environmental components। If one of the component or linkage is changed, all other component responds। मतलब कोई भी एक कंपोनेंट में चेंजेस आएगी तो बाकी हर एक कंपोनेंट्स में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगी और पर्टिकुलर एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट होगी। ठीक है, इस फिगर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो हमारा सर्कल है वो स्फीयर इंडिकेट कर रहा है और ये जो एरो यहां से दिख रहे हैं आपको हर एक जगह पे, वो उसका पाथ में और मैटर का पाथ इंडिकेट कर रही है। क्लियर? So the atmosphere may be considered as a transport component that moves the substances from atmospheric sources to the receptor। मतलब जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर हमको पता है गैसेस वगैरह हम काउंट करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर जो है वो गैसेस वगैरह को ट्रांसपोर्ट करती है रिसेप्टर तक। मतलब जो भी उसको एक्सेप्ट करेंगे वहां तक उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। देन हाइड्रोस्फीयर डिवाइड इन टू सिस्टम, वन इज फ्रेश वाटर एंड अनदर इज मरीन वाटर। तो हाइड्रोस्फीयर मतलब आपको पता है पानी रिलेटेड टर्म्स, जो भी पानी रिलेटेड टर्म्स है उसमें आ गया अपना फ्रेश वाटर और दूसरा मरीन वाटर, वो सब इसके अंदर काउंट होता है। देन लिथोस्फीयर इज द सॉलिड सेल ऑफ ऑर्गेनिक्स मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर मतलब जमीन रिलेटेड सब चीज, रॉक आ गई, सॉइल आ गई, इनऑर्गेनिक जितने भी मेटल्स है वो सब लिथोस्फीयर के अंदर काउंट होगा। Then the biosphere is the thin shell of organic matter on the earth surfacing composing of all the living organisms। मतलब बायोस्फीयर के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स है वो सब बायोस्फीयर के अंदर काउंट हो गए। ठीक है, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स एक्सेट्रा, ये सब हमारा बायोस्फीयर के अंदर काउंट होता है। नाउ मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप। तो आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हो, ये हम लोग मानते हैं थियरी के बेसिस के ऊपर कि 10 मिलियन साल हो गए ह्यूमंस के इवोल्यूशन में, आज से लेके 10 मिलियन साल हो गए, तब से इंसान बनना स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब पहले आदि मानव के रूप में आपने देखे थे, फिर ये होमोसेपियंस आए और उसके बाद अभी आप लोग जो क्रीचर्स देख रहे हो वो जिसको हम ह्यूमंस कहते हैं, ये सब पूरा 10 मिलियन साल का रिलेशनशिप है एनवायरमेंट के साथ उनका।
पहले के टाइम में तो हम जो मनुष्य थे या फिर ह्यूमंस थे, वो लोग कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहनते थे, दे आर बिहेव लाइक एनिमल्स टोटली। धीरे धीरे उनमें थोड़ी बहुत सेंस आना स्टार्ट हुई, टेक्निकल नॉलेज आना स्टार्ट हुई, एनवायरमेंटल रिलेटेड नॉलेज आना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे उनका बिहेवियर, स्वभाव, वो सब चेंज होने लगा, और वो लोग ने कुछ चीजें एनवायरमेंट में से एडॉप्ट की। उसके बाद काफी सारे रिवोल्यूशंस आए ह्यूमंस के अंदर, देन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, और अभी जो चल रहा है वो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन चल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा 10 मिलियन साल पुराना रिलेशन विथ एनवायरमेंट। सो फर्स्ट टेक अ लुक फॉर द words given onto your screen. The two words man and environment are not new to the human history, and the interrelationship between them is well established. Thinking about the environment is as old as our first human ancestors. पहला जो बंदा था जो पहले पृथ्वी लोक पे आया यहाँ पे, उसको भी एनवायरमेंट का नॉलेज था उस टाइम के हिसाब से। मतलब हमारा जो एनवायरमेंट के साथ रिलेशन है वो सदियों पुराना है, ऐसा नहीं कि आजकल का। अभी आप जो भी टेक्नोलॉजी वोक्नोलॉजी देख रहे हो वो सब आजकल की है। अभी क्या कहते हैं 150 साल के अंदर सब आई है, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज सब। और जो एनवायरमेंट था वो पहला जो बंदा यहाँ पे जन्म लिया होगा, तब से लेके अभी तक हम लोग एनवायरमेंट के करीब रह चुके हैं। Now, their survival depends on the knowledge of it. Concern for the environment is also not new. Since ancient times, people have known the importance of preserving it. Clear? वो जो जिंदा रह पाते थे उस टाइम, वो टोटली एनवायरमेंट के नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता था। आप मान लो अभी हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हम क्या कहते हैं इरिगेशन कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग अपना खाना भी पका सकते हैं। बट सदियों पहले ये चीज पॉसिबल नहीं थी, उनको नॉलेज नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, एनवायरमेंट में जो भी चीज मिलती थी, फल फूल जो भी मिलता था, वो लोग उसको खा लेते थे। अब आप सोचो, आप कोई भी वनस्पति को उससे डायरेक्टली नहीं खा सकते। आज की तारीख पे भी हमें इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमने वो सब चीज पीछे छोड़ दी। और उस टाइम के लोगों को नॉलेज था कि यही चीज खानी है, ये नहीं खानी है। आज कोई भी पेड़ पौधा खा लो, आप बीमार पड़ जाओगे, आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। वो लोग को पता था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे हमको सर्वाइव करना है यहाँ पे, है ना, कैसे किसी चीज को प्रिजर्व करना है एनवायरमेंट के अंदर, ये सब नॉलेज उनके पास पहले से ही था। Worshiping of trees and rivers, animals and the birds was not based on the superstition, but there was a hidden message preserving and protecting of the environment. हम हर एक धर्म की पुस्तक ले लो आप, उसमें पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं, इस पेड़ जो भी पेड़ पौधा है वो बहुत कीमती है, ठीक है, ये रिवर है वो बहुत अच्छी है, ये एनिमल्स है उनको हमें पूजना चाहिए, ये एनिमल्स है हमें उनसे दूर रहना चाहिए। ये सब हर एक कोई भी धर्म ले लो आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, जो भी धर्म है यहाँ पे, क्रिश्चियन, हर एक में कहीं ना कहीं ये चीज दिखी है। जैसे क्रिश्चियन में भी लिखा है वो ट्री में से फल मिलता है, उसकी पूरी कथा आपको पता होगी शायद। वैसे हमारे हिंदू धर्म में हम लोग देवी देवता जो है पेड़ पौधों की पूजा करते हुए दिखते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं। तो वो सब चीज में क्या आपको पता होगा कि जो तुलसी का पौधा है उसके अंदर बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज छिपी हुई है। उसको ग्रहण करने से हमारी बहुत सारी जो शरीर की अशुद्धियां होती है, हम उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज का ध्यान होने के कारण वो लोग ने ऐसी एक स्टोरी बना दी जो आगे जाके हम लोग उसको फॉलो कर पाए। इसके कारण the religious rituals served an important purpose. They made people aware of the environment and its important, and so indirectly help preserve the nourish it. ठीक है, सेम चीज मैंने जो भी आपको बताई। एनिमल्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम गाय को माता कहते हैं हिंदू धर्म के अंदर, तो आपको पता है जो गाय भैंस है वो हमें पीने के लिए दूध देती है। डेयरी प्रोडक्ट्स टोटली डिपेंड ऑन मिल्क, राइट। अगर वही नहीं रहेंगे तो हम आगे जाके क्या करेंगे उसका। आप सोचो अगर गाय या भैंसी नहीं रहेगी तो दूध कहाँ से मिलेगा। दूध नहीं होगा तो आप अभी जो घर में बैठे बैठे मिठाइयाँ खा रहे हो, पेंडे वेंडे खा रहे हो, कहाँ से मिलेगा आपको, राइट।
तो उसके कारण हमें वो सब चीज को ध्यान रखना है उनका, और उनको हानि नहीं पहुंचानी पहले तो। देन community participation is all those practices that would learn to the maintenance of the ecological balance. Man is the only living organism capable of modifying its surrounding environment according to their needs. Other animals change according to the environment. मतलब ये हमारे आसपास जितनी भी चीज है उसको हमें प्रिजर्व करना है, उसका मेंटेनेंस रखना है, उसको संभाल के यूज करना है। ठीक है, एकमात्र ह्यूमन ही ऐसा है जो ये इसको मॉडिफाई करने में कैपेबल है। ठीक है, वो मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी के जितने भी एनिमल्स ले लो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है। वो एनवायरमेंट के साथ चेंज होते हैं, जबकि हम लोग एनवायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो हम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमें उसे पॉजिटिव मैनर में ही चेंज करना चाहिए। हियर मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप। First man starting hunting the animals and cutting trees for his basic need. Gradually with the time, he started cultivating food, grains. For that, he started hunting animals and cutting trees for his basic need. Gradually, with time, he started cutting forests and converting them into the grass land or agriculture field. To increase his comforts, he started disturbing each and every component of the environment. मतलब पहले हम लोग सिर्फ क्या कहते, प्राणी लोग को मार के खाते थे, या फिर ट्रीज को कट करके उसमें से कुछ बनाते थे, ये सब करते थे। धीरे धीरे हमारे पास नॉलेज आया, हमने क्या किया, फूड कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। उसके लिए हमने ट्रीज को रिमूव किया और एक समतल जमीन बनाई, जिससे हम लोग इजीली वहां पे इरिगेशन स्टार्ट कर सके। फिर हमने इरिगेशन लैंड वहां पे जनरेट की, खाने लायक खाद्य जो प्रोडक्ट पदार्थ है वो हमने वहां पे इरिगेट किए और उसका ग्रहण किया। तो जैसे जैसे ह्यूमंस अपना खुद का कंफर्ट इंक्रीज करते गए, वैसे वैसे वो लोग एनवायरमेंट को भी हार्म पहुंचाते गए। ठीक है, साथ में with the start of the industrial revolution, the total scenario changed. Quantity of carbon dioxide emission increased tremendously, which has started showing effects in the form of discharge of industrial waste and savages. A major environmental issue arising due to the human activities are global warming, acid rain, ozone depredation, and population explosion. तो यहाँ तक तो ठीक था कि हम लोगों ने एनिमल्स को हार्म पहुंचाया, पेड़ पौधे काट दिए, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हम एग्रीकल्चर ही करते थे ना काम, तो एनवायरमेंट को हार्म ना पहुंचे ऐसा ही कुछ ना कुछ ट्राई करते थे। बट धीरे धीरे जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज हो गए, रबर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जैसे ही मैकेनिकल इंडस्ट्री सब स्टार्ट हुई, वैसे वैसे पूरा जो एनवायरमेंट का सीनरी होता वही चेंज हो गया। क्योंकि ये सब इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे जो जहरीले गैसेस होते हैं वो उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, एनवायरमेंट को हार्म पहुंचता है, हमारे ओजोन लेयर का डेप्लीनेशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, एसिड रेन्स हो सकती है, और साथ साथ में वो तो कम था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मेन तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाना। तो आज हम इस सब इफेक्ट से पीड़ित हो रहे हैं। साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है, तो इमिशन ऑफ CO2 एंड अदर गैसेस इन एटमॉस्फेयर फ्रॉम फॉसाइल फ्यूल्स, burning and other human activity may rise the temperature of the earth lower atmosphere several degrees by 2050. This would disrupt food production and flooding of low-lying coastal cities and grow plants. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करें और अदर गैसेस जो हार्मफुल उत्पन्न करें, वो सब फोसाइल फ्यूल्स हैं जो बर्निंग के कारण कहते हैं ना कि उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो जमीन है उसके कुछ किलोमीटर तक जो टेम्परेचर है अर्थ का एटमॉस्फेयर के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाएगा। कब तक कि 2050 तक। 2050 तक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हम लोग फूड भी उसके क्या कहते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर में
क्या होता है कि कुछ पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, तो फूड भी हम अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और जो लोअर लाइंग कोस्टल्स है, मतलब नीचाण वाले जो एरियाज है, वहां पे फ्लड आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब हानि होने के चांसेस हमें दिख रहे हैं अभी के टाइम। एन एस्टिमेटेड 36500 species of plants and animals become extinct each year, mostly because of human activity। ठीक है, 36,500 जितने स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गायब हो रहे हैं ईच ईयर, हर एक साल, ड्यू टू हम लोग जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके कारण। The main factor which affect the distribution of population and human settlement are relief of land, climate, soils, mineral deposits and water supply। ठीक है, तो ये जो भी चीज आपको दिखाई यहाँ पे, रिलीफ लैंड, क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल डिपोजिट, वाटर सप्लाई, वो सब जो इंक्रीज पॉपुलेशन है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण, जो भी कहते हैं ना, हम ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं सभी चीजों को, जिसके कारण हमें ये उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जो पेड़ पौधे और प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो गायब हो रहे हैं एवरी ईयर, तो उसका रीजन ये है, हम अपना कंफर्ट इंक्रीज करते जा रहे हैं, बाकी कुछ देख ही नहीं रहे। तो ये तो बात थी हमारी मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशन की। नाउ बात करते हैं हम लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। तो व्हाट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड व्हाई इट इज हैपन। आगे हमने जो भी चीजें के बारे में डिस्कस किया, वो मेन रीजन है पहले तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होने का। ठीक है, हम लोग का जो भी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है, जो हम लोग कंफर्ट जोन में आज रह रहे हैं, वो सब रीजन के कारण हम आज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जैसी सिचुएशन को कैरी कर रहे हैं एक्चुअली। So what is it? Over the centuries, we Indians have worshipped nature. We have lived in harmony with the nature. However, of late, we have followed the Western countries' path of conflict with nature. The result is that today we observe and experience over all the environmental degradation. So, सदियों पहले हम इंडियंस जो नेचर को कहते थे, पूजते थे, राइट, हमारे लिए नेचर ही सब कुछ था, भगवान नेचर ही था, राइट। हम उसी के साथ, उसके साथ तालमेल बना के नेचर के अंदर रह रहे थे, बट किसी ना किसी जगह, किसी तरीके से हम लोगों ने वेस्टर्न जो कंट्रीज की कहते हैं ना लिविंग स्टैंडर्ड्स है, वो सब चीजें अपने अंदर एडॉप्ट करना स्टार्ट किया। तब से ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है जो हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ ले जा रही है, वो हमें भरपूर मात्रा में सामना करना पड़ रहा है डिग्रेडेशन का। So any objective view of state of environment of Indian or any developing countries would clearly show that। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं मैं आगे आपको दिखाऊंगा, वो हमको वेस्टर्न कंट्री को एडॉप्ट करने के कारण आगे दिखने को मिल रहे हैं। पहला है सॉइल आर इरोडिंग, फॉरेस्ट रिट्रीट, देन वाटर क्वालिटी इज अनसेटिस्फैक्टरी। पहला तो हम लेते हैं सॉइल आर इरोडिंग। आप लोग देख रहे हो कि जितना सॉइल इरोडिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है कि पहले जितने भी फॉरेस्ट थे, आज आप लोग जानते हो कि रन प्रदेश जितने भी है वो बहुत ज्यादा विस्तार पाम रहे हैं। ठीक है, क्यों? तो जो भी सॉइल है उसका इरोडिंग स्टार्ट हो चुका है। जहां पे हम लोग लैंड थी, जहां पे एग्रीकल्चर लैंड थी, वो भी आज रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रही है। फॉरेस्ट आर रिट्रीट, जो पानी फॉरेस्ट है उसको हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, अपनी क्या कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग वुड वगैरह को काट के उससे घर वर बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं, और जिससे फॉरेस्ट को भी काफी हार्म हो रहा है। साथ ही में बहुत सारी फैक्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, पल्प इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट जनरेट कर रही है कि उसका जो भी वेस्ट है उसको हम डिस्पोज करते हैं पानी के अंदर, तो पूरा पानी जो होता है उसको पॉल्यूटेड कर देती है। और अगर हम लोग उसको सॉलिड वेस्ट है उसको हम कहीं पे डंप करते हैं, तो बारिश के पानी के साथ वो जो डंप मटेरियल है उसमें लिक्विफिकेशन के कारण लीचेट जनरेट हो जाता है, और लीचेट क्या करता है, ग्राउंड वाटर टेबल को हार्म पहुंचाता है।
तो इस तरीके से हम पानी को भी उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे। दूसरा, अर्बन एयर क्वालिटी इज वर्स्ट, राइट। जो भी पॉल्यूशन हो रहा है आज, उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम यूज करने लगे, फैक्ट्रीज ओपन करने लगे, उसके कारण एनवायरमेंट के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो बहुत बिगड़ चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोटिंग मैटर्स, फोसाइल्स मैटर, ये सब जो भी है, एस है, ये सब इतनी हवा में मौजूद है कि लोगों के हार्म फेफड़े के ऊपर इफेक्ट कर रही है लोगों को। वाटर सेट्स आर लूजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, जो भी नेचुरल वाटर सेट थे वहां उसकी स्टोरेज कैपेसिटी घुमा रहे हैं आज, क्योंकि लैंड एकदम सूखी पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेगी पानी। गर्मी के कारण इवापोरेट हो जा रहा है पानी, स्टोर नहीं कर पा रहा। रिजर्वायर फिल्ड अप विद सेडिमेंट्स, हमारे जो भी रिजर्वायर है जहां से हम लोग पानी कलेक्ट करते हैं, वो सब सेडिमेंट्स, मतलब जो भी पार्टिकल्स है छोटे छोटे, डस्ट हो गया, सिल्ट विल्ट हो गई, या फिर जो वेस्ट मटेरियल्स हम लोग डंप कर रहे हैं पानी के अंदर, उससे फिलअप हो रहे हैं रिजर्वायर, तो उसकी कैपेसिटी हम रिड्यूस कर रहे हैं ये सब करके। देन वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स आर बीइंग एलिमिनेटेड, वाइल्ड लाइफ हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सॉलिड वेस्ट पाइल अप एंड स्मोल्डर्स, जो सॉलिड वेस्ट हम लोग डंप कर रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसको हम लोग पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं और डंप करने का। कोस्टल स्पॉनिंग ग्राउंड डिसअपियर, जो कोस्टल स्पॉनिंग ग्राउंड थे वो सब धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राणी, एनिमल्स मर रहे हैं, पानी के अंदर फिश मर रही है, यहाँ पे सॉलिड वेस्ट बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये सब चीज हम आज सामना कर रहे हैं इस सब चीजों का। Then some of these components have changed to such an extent that cannot be set right by self-regulatory mechanism of the environment. Consequently, the change environmental condition adversely affect the living organism of the biosphere. अब ये जो आज हमने नुकसान पहुंचा है, काफी बार क्या होता है कि हमारी जो एनवायरमेंट सिस्टम है वो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस के साथ वर्क करती है, मतलब हम जो एनवायरमेंट को हार्म पहुंचता है वो अपने आप ही उसको हील करने लगती है। पर यहाँ पे अब ये पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों ने इतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसके अंदर डाल दिए, वेस्ट डाल दिए, कि अब वो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंट कंडीशन जो है उसको एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोस्फीयर को, तो हमें उसको कुछ रेगुलेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसके उपाय ढूंढने पड़ेंगे। अब environmental degradation thus can be defined as the lowering of environmental qualities due to the damage caused by the both natural events and human activity in the basic structure of environmental at local, regional and global level, adversely affecting all living organisms including man. So ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको डिफाइन करना हो तो दोनों चीज पे डिपेंड करता है। लोअरिंग ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी ड्यू टू द डैमेज कॉज्ड बाय बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। नेचुरल एक्टिविटीज कैसे, ये जो ग्लोबल वार्मिंग वो सब है, नेचुरल है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन है वो हमारा नेचुरल इवेंट है, ठीक है। मैनमेड एक्टिविटीज मतलब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज करके, या फिर मिल की चिमनी में से जो हम लोग गैस देख रहे हैं, वो सब हम जो इम्प्योरिटीज हवा में छोड़ रहे हैं, उसके कारण जो भी इफेक्ट हो रही है हमारे ह्यूमन के ऊपर, वो रीजनल, ग्लोबल और इंटरनेशनल पूरे ग्लोबल लेवल पे हो रही है सब, ठीक। वो सभी चीजों पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट लगा रहा है आज। The total environmental degradation and pollution arise mainly due to the consumption of natural resources by overpollution of the developing countries and wasteful overconsumption of resources by developed countries. तो जो डिग्रेडेशन है वो उसकी मात्रा में ज्यादा बढ़ोतरी कौन कर रहा है, तो ये जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, यूएसए वगैरह, ठीक है, वो डेवलपिंग कंट्री में आती है, ठीक है। तो वो सब क्या करें, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर रही है। सॉरी, मैंने डेवलपिंग कंट्री का रॉन्ग एग्जांपल दिया आपको। इंडिया की बात करूं, डेवलपिंग कंट्री है, जो यूएसए वगैरह वो डेवलप कंट्री में आती है, ठीक है। तो हम इंडियंस वगैरह क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत यूज कर रहे हैं आजकल, पेड़ वगैरह, ठीक है, काटते हैं उसको, डिफोरेस्टेशन करते हैं, वहां पे हम इंडस्ट्रीज बनाते हैं। तो ये सब चीजों का ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन। और बात करें हम डेवलप कंट्रीज की, वो लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टफुल ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है।
ज्यादा मात्रा में वेस्ट जनरेट कर रहे हो। डेवलपिंग जो भी कंट्रीज है उनके पास सब कुछ है, इसलिए वो ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे आईपेट इक्वेशन, पॉपुलरली नोन एज द इम्पैक्ट इक्वेशन, इज प्रेजेंटेड। आईपीएटी इक्वेशन को हमने इम्पैक्ट इक्वेशन के रूप में प्रेजेंट किया है। I is equal to PAT, and what PAT stands for: P for population, A for affluence and T for technology। ये तीन चीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इफेक्ट कर रही है हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन टर्म के अंदर, राइट। तो हमें जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप जो भी कंट्री, हम सबको इस सब चीज को ध्यान में रख के एक नई डिजाइन की जरूरत हो गई है कि जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उसको मिनिमम कैसे यूज करें कि हमारी आगे जाने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कोई हार्म ना हो, हमारे एनवायरमेंट को कोई हार्म ना हो, राइट। तो स्टेप्स है, जो भी आगे के नए पॉइंट्स हैं, हम उसको अगले लेक्चर में कनेक्ट करेंगे। हमारा लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है, अभी 26 मिनट का हो गया है। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, आप लोग ना समझ में आए तो फिर से ये पूरा वीडियो देखो और ट्राई करो कि कम से कम एनवायरमेंट को आप हार्म पहुंचा सको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रिमेंबर दिस सेंटेंस: लेट्स गो ग्रीन टू गेट अवर ग्लोब क्लीन। थैंक यू।